हेलो बच्चा लोग, टॉपिक हम लोगों ने लिया था इससे पहले, वो था आपका गैल्वेनिक सेल। हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि क्या होता है गैल्वेनिक सेल, इसके बारे में मैंने आपको डीपली बात की थी। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि एक्चुअल में उस गैल्वेनिक सेल जिसको आपने स्थापित किया है, उस गैल्वेनिक सेल से हम पोटेंशियल को निकालते कैसे हैं। यानी हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये कि पोटेंशियल को कैसे निकाला जाए कि उस गैल्वेनिक सेल जिसको आपने स्थापित किया है, उस गैल्वेनिक सेल से कितना पोटेंशियल प्राप्त हो रहा है, उस पोटेंशियल को ही प्राप्त करना हमारा पहला काम है। ठीक है बात। तो शुरुआत करता हूँ मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जानने वाली हैं, इस बात को आप समझिए। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने से पहले हम लोगों ने हर सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाला। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पहले जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो वर्ड यूज़ किया गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? मान लीजिए एक कंटेनर में मैंने जिंक सल्फेट को मैंने इसमें भर रखा है और इसमें एक रॉड डाल दिया मैंने, किसका? जिंक का एक रॉड मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, यानी किसी भी मेटल की रॉड को किसी भी मेटल की रॉड को आप उसी मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन में आप डिप कर दीजिए, यानी धातु की छड़ को धातु के लवण के विलयन में आप डुबो दीजिए। देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप डैनियल सेल में पढ़ के आए हो, यहाँ से Zn+2 के रूप में सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रोड पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रोड पर जब खूब सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे और आपका सॉल्यूशन में बहुत सारा Zn+ डिपॉजिट हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा? अब उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आवेशों का डिफरेंस आएगा और आवेशों के डिफरेंस का मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि वहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो हर मेटल को, जब किसी भी मेटल को आप उस मेटल के सॉल्ट में डिपॉजिट करोगे तो जैसी बात है वहाँ पर थोड़ा बहुत आपका पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, उसको निकाला कैसे जाए? पर्टिकुलर एक सेल का, हाफ सेल का हम लोग पोटेंशियल कैसे निकालें, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप स्टैंडर्ड मानते हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानते हैं हम लोग, जिसमें 1 mHCl सॉल्यूशन चल रहा होता है और हम लोग प्लेटिनम का यूज़ करते हैं यहाँ पे HCl गैस के साथ में। आप इमेजिन करो यदि मैंने इसको इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया। अब चूँकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू आप 0 मान रहे हो, 0 मानने के बाद यानी जो भी आपका यहाँ से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आएगा, आप कैलकुलेट करोगे, जब आप वोल्ट मीटर लगा दीजिए और कैलकुलेट करोगे तो कॉमन सेंस की बात है कि आपका जितना भी मान निकल के आ रहा है वो किसका होगा? इसी इलेक्ट्रोड का होगा। और आपको शायद पता हो, इन सारे के सारे इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल की वजह से ही हम लोगों ने ECS का निर्माण किया था। आप ECS को कैसे बनाते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने बनाए हुए है पूरा ECS। तो ECS कैसे बन गया? आपको पोटेंशियल पता कैसे चले? वो पोटेंशियल हमको यहीं से पता चले हैं। हमने हर किसी के पोटेंशियल को पहले ही निकाल के रखा हुआ है। कैसे निकाला? सबका रिडक्शन पोटेंशियल निकाला गया स्टैंडर्ड कंडीशन में, वो भी किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। जब आपने हाइड्रोजन के साथ उसको कंपेयर किया तब आपको पता चला कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, अब आप आगे की कहानी पर ध्यान दीजिए। जब आपने प्रत्येक मेटल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कुछ भी हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं रखता, आपने पोटेंशियल को निकाल लिया। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा डैनियल सेल पे एक बार दोबारा से आओ। आपने डैनियल सेल बनाया था, मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। आपने Zn सल्फेट में आपने Zn का रॉड डाला और कॉपर सल्फेट में आपने क्या करा था? कॉपर का रॉड डाला था। आप लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन भरा था और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा था? सॉल्ट ब्रिज लगा रखा था, अगर आपको याद हो। यानी यहाँ पे क्या हो रहा था? ये एनोड वाला पोर्शन था और एनोड वाले पोर्शन पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। ये कैथोड वाला पोर्शन था और कैथोड वाले पोर्शन पे क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। इतनी बात आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है।
ठीक है बात। अब अगर मुझे सेल का यहाँ पे पोटेंशियल निकालना हो, ध्यान देना, इस सेल का पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, इस बात पे आप ध्यान दीजिए। मुझे सेल का पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ई नॉट सेल। मैंने ई नॉट क्यों लगाया, क्योंकि ये मानक अवस्थाएं हैं। आपको जो भी विभव इनके पता हैं वो मानक अवस्था के हैं, तो आपने हाइड्रोजन के साथ में इनके विभव निकाले हैं, और आप जो विभव यहाँ पे यूज़ करोगे वो मानक अवस्था के यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मानक अवस्था कौन कौन सी हैं, मानक अवस्था 3 होती हैं। कौन कौन सी, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 m होना चाहिए, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन होना चाहिए, और प्रेशर जो है आपका 1 atm के इक्वल होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इन 3 कंडीशन का यूज़ किया जाता है जब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं। अब मैं इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखिए बहुत प्यारा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए ई नॉट ऑफ किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी मानक ऑक्सीकरण विभव, इसका, इस वाले का, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, समझना और आसान हो जाएगा। तो पहले वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। क्यों होगा पहले वाले का ऑक्सीडेशन, क्योंकि आप जानते हो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए जो भी पोटेंशियल है वहाँ पे वो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कॉमन सेंस की बात है। प्लस इसके साथ क्या कर दो, ई नॉट ऑफ किसका, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल कर दीजिए आप। अपचयन इसका हो रहा है यानी अपचयन विभव कर दीजिए, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड। बट किस रूप में है ये ओपी के रूप में, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये किसके रूप में, आरपी के रूप में, यानी रिडक्शन पोटेंशियल है। इंपॉर्टेंट बात क्या, ध्यान दीजिए आप, यदि आपको इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता हो या इसका रिडक्शन तथा इसका रिडक्शन पोटेंशियल पता हो, दोनों को जोड़ दीजिए, आपके सामने आ जाएगा उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसी भी सेल के लिए। ध्यान दीजिए, किसी भी सेल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और भी चेंज किया जा सकता है। कैसे, इस पर ध्यान दीजिए। सपोज दैट यहाँ पे आपने जो लिखा है ये एनोड यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप लिख सकते हो किस तरीके से, माइनस आरपी। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में केवल साइन का डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस का ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट काय पे, एनोड पर, प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से बनाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फॉर्मूले को चेंज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर पी एट क्या, कैथोड, माइनस ई नॉट आर पी एट एनोड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको आपकी बुक्स में यही मिलता है। और किस रूप में मिलेगा मैं ये भी बता दूं, इस रूप में लिखा हुआ मिलता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। बट आप जब इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो एक बात का ध्यान रखें। किस बात का ध्यान रखें, एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर दोनों ही पोटेंशियल आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए आपको, क्योंकि आपने यहाँ पर दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करे हैं, ठीक है बात। अगर आप ऑक्सीडेशन लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, एनोड वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए, कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, दोनों को जोड़ दीजिए, बस इतना सा खेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी काम करेगा, वो भी गलत नहीं है, ध्यान दीजिए। बट यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आप पे दोनों ही सेलों के स्टैंडर्ड पोटेंशियल होंगे, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, लेकिन वो तभी काम करेंगे जब क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन हो। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यानी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्यों नहीं करेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन आएगी तो आप इसकी वैल्यू लगा कैसे सकते हो, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड में निकाला गया है, तो नॉन स्टैंडर्ड उसकी वैल्यू कैसे लगा दोगे आप, सीधी सी बात है, नहीं लगा सकते। ये केवल स्टैंडर्ड में काम करेगा। और स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी हैं, ओनली 3 कंडीशन, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड
क्या कंसंट्रेशन, 1 मोलर कंसंट्रेशन चल रहा है यहाँ पे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बात। चलिए अब थोड़ा सा इससे और आगे की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये तो था आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने इसका यूज़ करा। मैं एक दो आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इसको ध्यान दीजिए कैसे करना है आपको। इसमें सपोज कोई कह रहा है कि मान लीजिए ये रिएक्शन हो रहा है, Zn प्लस Cu2 प्लस कन्वर्ट हो गया Zn2 प्लस में और Cu में, और क्या कहा है उसने, ध्यान दीजिए आप, E नॉट Zn2 प्लस इज इक्वल टू प्लस का 2.5 और E नॉट Cu प्लस 2 Cu इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका किसका, प्लस का 1.25, और आपसे कह रहा है कि बताइए इस रिएक्शन के लिए परिणामी विभव क्या होगा, ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल क्या होगा। तो ई नॉट सेल पूछा है, इसका मतलब आपको दोनों ही यानी कैथोड एनोड के स्टैंडर्ड पोटेंशियल चाहिए और दोनों ही पोटेंशियल आपके पास में अवेलेबल हैं। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, आप फॉर्मूला यूज़ करोगे ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि दोनों ही वैल्यू आपको रिडक्शन पोटेंशियल की चाहिए। तो पहले कंफर्म कीजिए कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड। देखिए इस फॉर्मूले को लगाने की दो ही बातें क्लियर करनी है। क्या, पहली बात तो ये क्लियर करनी है कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, यानी सेल में कौन कैथोड का कार्य कर रहा होगा कौन एनोड का कार्य कर रहा होगा। एक बात तो ये क्लियर करनी है। दूसरी बात जो क्लियर करनी है ये करनी है क्या दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की हैं। अगर दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की नहीं है तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाओगे, करोगे तो गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिए। देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn का Zn2 प्लस में। Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ है, इसलिए Zn का Zn2 प्लस बन रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी इस पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। Cu2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Cu में, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि Cu ने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आप यूज़ करेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ओके, यानी एक बात तो तय हो गई कि यहाँ पे Zn है वो आपका एनोड का कार्य कर रहा है और कॉपर वाला जो काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है, कैथोड का। चलो वैल्यू लगाते हैं। कैथोड वाला देखो ये है कैथोड वाला, वैल्यू कितना दिया है, प्लस का 1.25, और देखिए रिडक्शन पोटेंशियल का ही मान दिया है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर आपको कैसे पता ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की है। ध्यान दीजिए आप, देखिए Cu2 प्लस से Cu का बनना दिखाई दे रहा है साफ साफ, Cu2 प्लस से Cu का बनना ये अपचयन का इंडिकेशन है। +2 कन्वर्ट हो रहा है Cu में, ये रिडक्शन का इंडिकेशन है। इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो भी रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो यानी ये वैल्यू तो आप ऐसी लगा दीजिए, प्लस का 1.25 माइनस ये वैल्यू पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये वैल्यू कैसी थी, Zn से कन्वर्ट हो रहा है जब Zn2 प्लस, जब Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू ये है प्लस का 2.5, यानी ये कैसी वैल्यू है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है। और आपको क्या का चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल का। तो क्या करना पड़ेगा, केवल साइन चेंज कर दीजिए, तो माइनस का 2.5, ये हो गया प्लस का 1.25 प्लस का 2.5, 3.75 आंसर। इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है बात, इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में। लेकिन ध्यान रखना ये केवल स्टैंडर्ड कंडीशन पे कार्य करेगा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये कार्य नहीं करता। क्यों, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आपके पास में यही वाले इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ये काम नहीं करेगा। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कौन काम करता है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में काम करेंगे भाई साहब ये, इन्हें कहते हैं हम लोग नर्स्ट कहते हैं। इन्होंने अपना इक्वेशन दिया था, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। ध्यान देना आप लोग, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू उस सिंपल फार्मूले से नहीं निकल सकता जिसको आपने पहले पढ़ा है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो आप इसी का यूज़ करोगे, और कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नट्स इक्वेशन के साथ। तब तक इसको कंप्लीट कीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।